गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे क्योंकि अध्याय 4 हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम क्या है? बल एवं गति के नियम। गति पिछले चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन और मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि गति के समीकरण और गति के नियम में कंफ्यूज नहीं होना। 4 में हमने क्या पढ़ा? गति के समीकरण। 5 में हम क्या पढ़ेंगे? गति के नियम। तो जो हम बल लगाते हैं और जो गति है उसके क्या क्या नियम है, इसको हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो देखो, दैनिक जीवन में हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखें तो कुछ वस्तुएं स्थिर अवस्था में लगती है और कुछ गतिशील। किसी स्थिर वस्तु को गति में कैसे लाते हैं? साइकिल चलाने के लिए पैडल चलाना पड़ता है। पैडल चलाना बंद कर देने पर उसकी गति धीमी हो जाती है ना। अब यहाँ पर देखो, बात हो रहा है कि दैनिक जीवन मतलब हमारे रोज़मर्रा जीवन में आसपास की वस्तुओं को देखें तो कुछ जो है स्थिर है और कुछ जो है वो गतिशील दिखाई देती है। जैसे कि पेड़ है, वो क्या है? स्थिर है। तो यहाँ पर मतलब लाइट वाला जो खंभा लगा रहता है वो भी क्या है? स्थिर है। लेकिन जो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वो स्थिर अवस्था में है। जैसे कि हमारे घर का सामान भी बोल सकते हैं हम। मेरे घर में जैसे कि टेबल है, कुर्सी है या फिर बुक ही है ना। वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? गति तो करती है। बुक को एक ही जगह रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। वो इधर से उधर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि हमने उसको इधर से उधर किया है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, इसी से रिलेटेड है कि जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो जाती कैसे है? तो वो तो गति हो गया। मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी कि जब जो वस्तु है समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसको उसकी गति कहते हैं। लेकिन ये गति से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो देखो, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, जिसे हम बल कहते हैं। मतलब कि जब कोई वस्तु चल रही है या जब वो कोई वस्तु रुक रही है तो उसके लिए हम कोई ना कोई बल लगाते हैं, जिसको मतलब कि कोई ना कोई बाह्य कारक मतलब बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब जैसे मान के चलो बैट बॉल खेलते हैं तो बैट से मतलब कि जो बॉलिंग करता है वो भी बल लगाकर बॉल को फेंकता है, और जो बैटिंग करता है वो भी बल लगाकर ज़ोर से खींच के मारता है, तभी तो वो दूर तक जाती है। और उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो रोकने में भी बल लगता है। जैसे बॉल रुक गई तो रुकी तो लात से मारे तो दूर तक गई। क्यों गई? क्योंकि हमने उसमें बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया। तो वही बात हो रही है कि जब कोई वस्तु स्थिर है मतलब रुकी हुई है तो हम उसको चलाते हैं, गति अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो बाह्य कारक लगता है। कौन सा कारक लगता है? बाह्य कारक, जिसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, ये तुमको दिख रहा है ना स्लाइडिंग वाला। अब स्लाइडिंग से तुम क्या समझते हो? ये तुमको समझना है कि ये देखो, एक दो लकड़ी टाइप का लगाए हैं, यहाँ से बॉल को गिरा रहे हैं, ये दूर तक लिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसको तुम लोग चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं तो शॉर्टकट नहीं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब आप देखोगे कि जब वो जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया कि एक ऐसा गुटका है, एक ऐसा स्लाइडिंग है, इसको बॉल से यहाँ गिराते हैं तो वो बॉल दूर तक जाके गिरती है। लेकिन वहीं पर मैं अब क्या करूँगी? जहाँ पर वो बॉल जा रही है वहाँ पर रेत ला के रख दूँगी। क्या ला के रखूँगी? रेत ला के रखूँगी। तो जो बॉल यहाँ से गिर कर यहाँ तक जा रही थी, अब वो कहाँ हो जाएगी? यहीं पर रुक जाएगी। क्यों रुक गई? क्योंकि आगे कोई चिकना पदार्थ नहीं है, रेत का खुरदुरी जगह आ गई है ना। मतलब कि रेत में कोई बल लग रहा है जिसकी वजह से वो बॉल वहीं क्या होती है? रुक जाती है। और रेत पे कौन सा बल लग जाता है? घर्षण बल, जिसको हम लोग 8वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो, पूर्व कक्षाओं में हम घर्षण बल के बारे में पढ़ चुके हैं, जो वस्तु की गति को रोकता है। मतलब कि आप देखना, जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो इजीली चल पाते हैं, लेकिन जब हम रेत पे चलते हैं तो बहुत हमारे पैर अंदर तक घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो वैसे ही जो बॉल है उसको भी बेचारे को क्या होता है? ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, इस वजह से वो ज़्यादा आगे नहीं बचा पाता, ठीक है। घर्षण बल का मान सतहों की प्रकृति के अनुसार बदलता है। मतलब कि वही जो जो खुरदुरी जगह रहती है वहाँ पर घर्षण बल का मान ज़्यादा रहता है, और जो चिकनी रहती है वहाँ पर घर्षण बल का मान क्या होता है? शून्य रहता है ना। जिन सतहों पर घर्षण बल का मान कम होता है उन पर वस्तु अधिक दूरी तय करती है, ठीक है। अब देखो गैलीलियो के बारे में, अब घर्षण बल के बारे में हम पढ़ लिए। अब गैलीलियो का नाम एकदम अच्छे से याद रखना। साइंस में गैलीलियो ने बहुत कुछ खोजा है, जो हम दूर की चीज़ों को, आसमान की चीज़ों को
जो आसमान में तारे सितारे हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं? दूरबीन की वजह से। तो दूरबीन किन्होंने बनाया है? गैलीलियो ने बनाया है, ठीक है। तो ये याद रखना तुमने, जिसको टेलीस्कोप कहते हैं, है ना। अब चलो देखो, गैलीलियो का कहना था कि बाह्य अवरोधक मतलब बाहर, अवरोधक मतलब रोकने वाला, बल की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब जब कोई बाहरी बल ना होगा, अनुपस्थिति मतलब जैसे कि मैं बॉल को फेंक रही हूँ तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। बात यही छोड़ी कि बाह्य अवरोधक बल की अनुपस्थिति मतलब जब हम कोई बल लगाते हैं और उसको रोकने वाला कोई बल नहीं है तो क्षैतिज तल पर गति करती हुई वस्तु, क्षैतिज तल का मतलब देखो यहाँ पर भी याद रख लो ना, क्षैतिज तल किसको कहते हैं और ऊर्ध्वातल किसको कहते हैं, क्योंकि साइंस में बार बार क्षैतिज और ऊर्ध्वातल आता है, ठीक है। तो जब कोई ऐसे सीधी लाइन रहती है, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगी? क्षैतिज स्थिति। लेकिन मैं ऊपर सीढ़ी से नीचे की तरफ आ रही हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगी? ऊर्ध्वाधर। और जैसे मैं दाएं से बाएं जा रहूँगी तो इसको क्या बोलूँगी? क्षैतिज स्थिति। समझ आए क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्तर पर गति करती हुई वस्तु नियत वेग से मतलब एक जैसे स्पीड से लगातार गति तय करती रहेगी। और इसी तरह यदि कोई वस्तु विराम में है तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक वो उसी अवस्था में रहेगी। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उसी स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न ना करे। अरे मैं इसको सीधे शब्दों में बताती हूँ, मतलब जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाएगा। अब जैसे कि बात कैसी हो गई, मेरे घर में जो सामान है वो वहीं पर ही रहेगी जब तक मैं उसको बल लगा के उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जाऊंगी। वो अपने आप कुर्सी टेबल चल के जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इवन मुझे अपने आप को तक उठा के रखने के लिए बल लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर मैं चुपचाप मन में सोचूंगी कि मैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाऊँ तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। और वहीं पर अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी और उस पर जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगी ना तो तुमको लगेगा कि मैम ये क्या है। जैसे मैं बॉल को फेंकती हूँ तो मैंने तो उसको इस मतलब कि गति अवस्था में ला दिया, लेकिन बॉल तो कुछ समय बाद रुक जाती है। लेकिन रुकी कैसे? क्योंकि उस पर घर्षण बल लगा। कौन सा बल लगा? घर्षण बल लगा। अगर घर्षण बल नहीं लगता तो वो बॉल क्या होती? गिरती रहती, चलती रहती। समझ रहे हो? तो वही बात हो रही है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। जड़त्व के कई उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, जैसे चलते वाहन में एकाएक ब्रेक लगाने से उसमें बैठा आगे की ओर झुक जाता है। बिल्कुल सही है। जैसे अचानक कोई ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि हमारा जो मन है वो तो अभी भी आगे चल रहा है, लेकिन सडनली ब्रेक लगा, हम प्रिपेयर नहीं थे तो हम नीचे की तरफ क्या हो गए? झुक गए, ठीक है। वाहन में पड़ी वस्तु आगे की ओर क्या हो जाती है? सरक जाती है। अब देखो, आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, इसके बारे में बता रहा है। अब देखो, जड़त्व तथा द्रव्यमान। अब इसको ना मैं आपको कैसे समझाऊं कि जड़त्व और द्रव्यमान क्या होता है। जड़त्व का मतलब तो मैंने अभी आपको बताई कि यदि कोई वस्तु पे जब तक हम कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो उसी को ही क्या कहते हैं? वस्तु जैसी है वैसे ही रहने दिए, उस पर कोई बल नहीं लगा तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका जड़त्व कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को हम किससे मतलब कि मेजर करते हैं? उसके मास से, मतलब कि उसके द्रव्यमान से, वजन से करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, भरी हुई बोतल की अवस्था बदलने के लिए खाली बोतल की अपेक्षा ज़्यादा बल की आवश्यकता है। मान के चलो मेरे पास ये भरी हुई बोतल है और एक खाली बोतल है, ठीक है। बोतल को पता है ना कैसे बनता है, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आता। तो भरी बोतल को मैं ऐसे खाली बोतल को फूंक भी दूंगी ना तो वो नीचे गिर जाएगा भर से, लेकिन इसको मैं फूंक दूंगी तो ये गिरेगा क्या? नहीं, मेरे को इसको गिराने के लिए बल लगाना पड़ेगा। क्यों बल लगाना पड़ेगा? क्योंकि खाली बोतल का वजन बहुत कम था, उसका द्रव्यमान बहुत कम था, लेकिन भरी हुई बोतल का द्रव्यमान क्या था? जो मास था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ा? बल लगाना पड़ा। आया समझ में? बल क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है? तो इसी को बोलते हैं, तो यही बता रहा है। और इसी प्रकार जब एक व्यक्ति साइकिल चलाता है तो वो चलती साइकिल को रोकने में कम बल लगाता है, जबकि दो व्यक्तियों के बैठे होने पर ब्रेक लगाने में ज़्यादा बल लगता है। सबको पता है ना कि खाली सीट और भरी सीट, जब हम साइकिल अकेले चलाते हैं तो नहीं पता चलता, लेकिन जब हमारे पीछे कोई बैठ जाता है तो हम ज़्यादा बल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? वही बात है। इस कार्य का अर्थ है कि भारी वस्तुओं में ज़्यादा जड़त्व होता है, मतलब ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। जड़त्व वह प्रकृति है जिसके कारण वस्तु लगातार अपनी विराम या गति अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। द्रव्यमान वस्तु की
अवस्था परिवर्तन में विरोध का मापक है। ये याद रखना कि जो उसकी स्थिति है वो उसको बदलने नहीं देता है, मतलब ज़्यादा बल लगवाता है, ठीक है। अर्थात द्रव्यमान वस्तु के जड़त्वीय प्रवृत्ति की माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है वस्तु का जड़त्व भी उतना अधिक होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान लगेगा उतना ज़्यादा जड़त्व मतलब बल लगता है ना। ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। जैसे शक्कर खरीदते हैं तो किलोग्राम में खरीदते हैं ना, इसी का किलोग्राम, ठीक है। अब उसके बाद क्या है देखो तो संतुलित और असंतुलित बल। अब असंतुलित और असंतुलित बल को ना मैं एकदम एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब जैसे रस्सा कसी का खेल खेलते हो ना, जैसे कि रस्सी पकड़ वाला गेम आता है। एक ही रस्सी रहती है, आधे लोग इधर पकड़ते हैं आधे लोग इधर पकड़ते हैं। जब इधर वाले नंबर मतलब इधर भी 3 लोग पकड़े हैं और इधर भी 3 लोग पकड़े हैं तो तीनों की तरफ बल क्या लग रहा है, एक जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर जो बल लगा उसको कौन सा बल बोलेंगे, संतुलित बल। क्या बोलेंगे इसको, संतुलित बल। क्यों, क्योंकि इधर भी 3 लोग पकड़ के खींच रहे हैं इधर भी 3 लोग पकड़ के खींच रहे हैं, तो एक बार ये इस तरफ खींचता है एक तरफ ये बार खींचता है, तो इसमें जो बल लगा वो कौन सा बल हो जाएगा, संतुलित बल हो जाएगा। लेकिन अब ये फिर से वही रस्सी है, इधर फिर से 3 लोग हैं और इधर 1 जने हैं। अब बताओ 3 जने मिल के 1 जने को गिराएंगे कि नहीं गिराएंगे, तो यहाँ पर कौन सा बल लगा, असंतुलित बल। कौन सा बल लगा, असंतुलित बल, ठीक है। अभी तक यहीं तक ही पढ़ते हैं। मैं कल तुम लोगों को गति का प्रथम नियम फिर से याद रखना। गति का समीकरण अलग है और गति का नियम अलग है, ठीक है। चलो बाय।